हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 13 अक्टूबर 2024 और हम बात करने वाले हैं रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में आगे की तरफ और हम बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। तो आज का हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड अर्थराइट्स डे कब मनाया गया? यानी जो वर्ल्ड अर्थराइट्स डे होता है, यानी कि अर्थराइट्स जिसे हम गठिया के नाम से भी जानते हैं, ये एक बीमारी होती है, एक रोग होता है जिसे हम गठिया रोग, आप नाम सुने भी होंगे। तो वर्ल्ड अर्थराइट्स डे कब मनाया गया? ए ऑप्शन है 9 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 8 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 12 अक्टूबर और डी ऑप्शन है 11 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 अक्टूबर को वर्ल्ड अर्थराइटिस डे मनाया गया। अब यहाँ पे आर्टिकल में भी देख सकते हैं विश्व गठिया रोग दिवस, यानी कि जिसे हम अर्थराइटिस के नाम से भी जानते हैं। तो वर्ल्ड अर्थराइटिस डे ये 12 अक्टूबर को मनाया गया। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो हर साल 12 अक्टूबर को विश्व अर्थराइटिस दिवस यानी कि विश्व गठिया रोग दिवस ये मनाया जाता है। गठिया जो होती है वो एक प्रकार की बीमारी ऐसी होती है जो कि हड्डियों के अंतर्गत जो जोड़ होते हैं हड्डियों में, वहाँ पर उनमें सूजन आती है और उनमें दर्द होता है, यही को गठिया कहा जाता है। यानी इसी रोग को गठिया कहा जाता है। हड्डियों की जहाँ पर जॉइंट्स होते हैं उनमें सूजन आती है, उनमें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, तो ये अर्थराइट्स या इसे गठिया के नाम से जाना जाता है। थीम इस वर्ष की क्या है? तो गठिया दिवस की जो थीम है वो है इन्फॉर्म्ड चॉइसेस बेटर आउटकम्स, यानी कि रोग होने से पहले यदि इसके बारे में जानकारी मिल जाती है तो उसके काफ़ी अच्छे परिणाम हो सकते हैं। तो थीम है इन्फॉर्म्ड चॉइसेस बेटर आउटकम्स। साल 1996 में से दिन को पहली बार मनाया गया था, यानी पहली बार जो विश्व अर्थराइटिस डे है ये कब मनाया गया था? तो 1996 में ये पहली बार मनाया गया था। किसके द्वारा? तो अर्थराइटिस एंड रूमेटिज्म इंटरनेशनल, ये एक संस्था है, इसके द्वारा ये पहली बार 1996 में ये दिवस मनाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शांति नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिए जाने की घोषणा हुई? यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ए ऑप्शन है हांगकांग, बी ऑप्शन है जेफरी ई हिंटन, सी ऑप्शन है निहोन हिदांक्यो और डी ऑप्शन है डेविड बेकर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस टाइम पे जो नोबेल पुरस्कार हैं उनकी डेली किसी न किसी विषय से संबंधित नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। इससे पहले साहित्य के क्षेत्र में भी घोषणा की जा चुकी है, जिसमें हांगकांग ने पाया हुआ था साहित्य का नोबेल पुरस्कार। उससे पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री और मेडिसिन, ऐसे करते करते जो है नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हुई और अब जाकर के शांति के नोबेल पुरस्कार की भी घोषणा कर दी गई है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, निहोन हिंदाक्यो, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जापान का, इसको ये शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो जापान की ऑर्गेनाइजेशन निहोन हिंदांक्यो को इस साल शांति के लिए नोबेल प्राइज़ 2024 से नवाजा जाएगा, यानी 2024 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? तो उन्हें यह जो सम्मान है वह दुनिया में परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए दिया जाएगा। यानी दुनिया में जो परमाणु हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं, युद्धों में जो परमाणु हथियार होते हैं उनका जो इस्तेमाल किया जाता है उसके खिलाफ ये जो कार्य करते हैं, उसके खिलाफ ये मुहिम चलाते हैं, उसके लिए इनको ये जो सम्मान है वो दिया गया है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है निहोन हिंदांक्यो, इस ऑर्गेनाइजेशन में वे लोग शामिल हैं जो दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले में जीवित बच गए थे। यानी कि जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला हुआ था उसके बाद कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो जीवित बचे थे, वही लोग मिलकर के ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और इसके ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत यही सब लोग शामिल भी हैं। बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाइलिट और किस राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए? यानी नाइलिट जो है और किस राज्य सरकार के बीच में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए? तो ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है तमिलनाडु और डी ऑप्शन है केरल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइलिट और महाराष्ट्र सरकार के बीच में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। अगर हम इसके बारे में डिटेल में बात करें तो हाल ही में नाइलिट और महाराष्ट्र सरकार के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। इसका जो सहयोग है, यानी क्यों हुआ, तो इस सहयोग का जो उद्देश्य है वो इलेक्ट्रॉनिक्स
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उससे संबंधित क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। नाइलेट की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ही महाराष्ट्र सरकार के बीच में ये समझौता हुआ है। जब नाइलेट है इसकी जो स्थापना हुई थी वो सन 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 19वें ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो 19वां ईस्ट एशिया इस शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये ऑप्शन है चंपासक, बी ऑप्शन है कम्फेंग नाखोन, सी ऑप्शन है वियंतियाने और डी ऑप्शन है न्यूयॉर्क। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी लाओस की जो राजधानी है वियंतियाने, यहाँ पर ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस बार का जो संस्करण था वो 19वां संस्करण था। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें, आर्टिकल है 21st एशियन इंडिया समिट, यानी यहाँ पर एशिया आसियान की भी समिट हुई और इसमें भारत के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी वो यहाँ पर शामिल भी रहे। तो हाल ही में 19वें ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो लाओस के वियंतियाने शहर में आयोजित हुआ। इससे पहले पीएम मोदी जी 10 अक्टूबर को 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भी शामिल हुए, यानी कि इससे पहले जो 10 अक्टूबर को 21वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया और उसके बाद ये 19वां ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन का भी आयोजन यहाँ पर किया गया। पीएम मोदी जी लाओस में 10वीं बार आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं, यानी इस बार जो आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है तो उसमें जो मोदी जी हैं वो 10वीं बार आसियान शिखर सम्मेलन में ये शामिल हुए हैं। लाओस की बात करें तो आप यहाँ पे मैप में देख भी सकते हैं, यहाँ पे लाओस है यानी म्यांमार, भारत के बाद इधर म्यांमार है और म्यांमार के जस्ट पास में ही सीमा साझा करता हुआ देश है लाओस, जिसकी राजधानी वियंतियाने होती है और इसकी सीमा से थाईलैंड भी लगा हुआ है और वियतनाम भी है, इधर आप हनोई देख सकते हैं। तो ये कई सारे देश हैं जो इससे सीमा साझा करते हैं और ये है यहाँ पर लाओस जिसकी राजधानी वियंतियाने होती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी की गई, यानी कि भूखमरी जो सूचकांक है वो जारी किया गया, तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो ए ऑप्शन है 107वें स्थान पर, बी ऑप्शन है 105वें स्थान पर, सी ऑप्शन है 111वें स्थान पर और डी ऑप्शन है 109वें स्थान पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो जारी हुई है उसमें भारत की जो पोजीशन निकल करके आई है वो आई है 105वें पोजीशन, यानी 127 देशों की जो लिस्ट जारी की गई उसमें भारत भुखमरी सूचकांक में 105वें स्थान पर है। यहाँ पे आप आर्टिकल भी देख सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इंडिया रैंक्ड 105 यानी 105 पोजीशन जो है आउट ऑफ 127 कंट्रीज इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024, यानी 2024 की जो भुखमरी सूचकांक जो जारी हुआ है, हंगर इंडेक्स जो जारी हुआ है उसमें 127 देशों की सूची में भारत की जो रैंक है वो 105वीं है, यानी 105वीं पोजीशन पर भारत पहुंच गया है। आगे हम डिटेल में अगर बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी जिसे हम GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो 2024 की जो लिस्ट है इसमें भारत 127 देशों में 155वें नंबर पर है। काफ़ी सुधार आया है, मतलब पिछली जो लिस्ट है उसके बारे से अगर जो मैच किया जाए तो कुछ पॉइंट्स जो है उनमें सुधार आया है, लेकिन ये पोजीशन बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। अभी भी ये जो पोजीशन है वो गंभीर स्थिति में ही है। पिछले साल यानी पिछला वर्ष जो 2023 में लिस्ट जारी की गई थी उसमें 125 देश थे, जिसमें जो भारत था वो 111वें स्थान पर था और 2022 में जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें 121 देश थे और 121 देशों में भारत 107वें स्थान पर था और इस बार 127 देशों की लिस्ट में भारत 105वें स्थान पर है। थोड़ा बहुत सुधार 19-20 देखने को मिला है, लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर ही बनी हुई है। बात करें नेपाल की तो नेपाल 68वें स्थान पर है, श्रीलंका जो कि 56 स्थान पर है इस पोजीशन पर और बांग्लादेश 84वें नंबर पर हैं जो कि भारत से बेटर कंडीशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट के हिसाब से, रैंक के हिसाब से, क्योंकि नेपाल 68वीं पोजीशन पर है, श्रीलंका
56 पोजीशन पर है, बांग्लादेश 84वें रैंक पर है। तो इस प्रकार से, और भारत जो है वो 105वें रैंक पर है। तो आप देख सकते हैं रैंक में कुछ बेटर कंडीशन आपको जो पड़ोसी देश हैं उन देखने को मिल सकती है। चीन की अगर हम बात करें तो चीन, यूएई और कुवैत समेत 22 देश जो हैं ये पहले नंबर पर हैं, यानी इनकी फर्स्ट पोजीशन है, जिसमें चीन, यूएई और कुवैत ये सभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पर हैं। आगे अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अमेरिका से सदी का सबसे खतरनाक तूफान टकराया, उसका नाम क्या है? यानी अमेरिका में अभी बहुत ही खतरनाक तूफान आया हुआ है जो कि इस सदी का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा तूफान माना जा रहा है। तो उसका नाम क्या है? तो ए ऑप्शन है आसनी, बी ऑप्शन है अम्फान, सी ऑप्शन है मिल्टन और डी ऑप्शन है मिचोंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिल्टन जो तूफान है वो अमेरिका में आया हुआ है जो कि सबसे खतरनाक तूफान माना जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो जो हरिकेन है मिल्टन, ये 10 अक्टूबर को अमेरिकी स्टेट फ्लोरिडा के सिएस्टा की, ये शहर है वहाँ का, उसके तट से टकरा गया है। यानी कि जो मिल्टन जो तूफान है वो अमेरिका के स्टेट फ्लोरिडा का शहर है सिएस्टा की, उसके तट से टकराया है। इससे फ्लोरिडा के सेंट पीटर्सबर्ग में पिछले 1 साल की सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। यानी इतनी जो बारिश पिछले 1000 सालों में नहीं हुई है, जितनी अधिक बारिश केवल इस तूफान के टकराने से वहाँ पर हो गई है। अनुमानित जो हुई है तो यहाँ पर 3 घंटों में 16 इंच बारिश हुई है, जो 3 महीनों में हुआ करती थी। यानी 3 महीनों में जितनी बारिश हुआ करती थी वो केवल और केवल मात्र 3 घंटे में हो गई है और 16 इंच लगभग बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। जब ये धरती पर होते हैं, यानी कि जब ये तूफान जो होते हैं, जब ये धरती पर होते हैं तो इनको आम तूफान कहा जाता है। लेकिन समुद्र में उठने वाले जो तूफान होते हैं उनको हम हरिकेन के नाम से जानते हैं। और इसमें समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें काफ़ी उठती हैं और यही जो होते हैं वो चक्रवात का रूप धारण कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हाल ही फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में क्वेश्चन बना हुआ है, क्योंकि जो माननीय रतन टाटा जी हैं उनका निधन हो गया था अभी हाल ही में। तो उनके निधन के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जो टाटा ट्रस्ट है उसका नया जो अध्यक्ष वो किसे नियुक्त किया जाएगा। तो इसकी जो काफ़ी ज़्यादा जो बातें थी वो हो रही थी, न्यूज़ आर्टिकल में भी बहुत जगह देखने को मिल रहा था। तो फाइनली टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ए ऑप्शन है लिया टाटा, बी ऑप्शन है माया टाटा, सी ऑप्शन है नोएल टाटा और डी ऑप्शन है एन चंद्रशेखरन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो नोएल टाटा हैं वो टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। यानी कि टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बनकर के नोएल टाटा सामने आई हैं। आप यहाँ पे आर्टिकल में भी देख सकते हैं टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन नोएल टाटा बने हैं। नोएल टाटा जो है इनका जन्म 1957 में हुआ था, वर्तमान में ये 67 वर्ष के हैं। इनके अगर बच्चों के बारे में बात करें तो इनके बच्चे हैं नेविल टाटा, माया टाटा और लिया टाटा, ये इनकी संतानें हैं। इनकी जो वाइफ है वह है आलू मिस्त्री, यानी आलू मिस्त्री जो है वो इनकी वाइफ हैं। माता पिता के बारे में बात की जाए तो नवल टाटा और सिमोन टाटा इनके पेरेंट्स हैं। भाई बहन में रतन नवल टाटा और जिमी टाटा इनके भाई बहन में हैं। और इन्होंने जो शिक्षा है वो सक्सेस विश्वविद्यालय ब्रिटेन से इन्होंने प्राप्त की हुई है। तो ये छोटी सी इनके बारे में जानकारी है, इसको भी आप ध्यान में रखिए क्योंकि नए चेयरमैन टाटा ट्रस्ट के बने हुए हैं और इस टाइम काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी हैं। तो इसके लिए ये बिल्कुल भी पूछा जा सकता है। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। वह जो है वो रतन टाटा के सौतेले भाई हैं, यानी कि जो रतन टाटा जिनका हाल ही में निधन हुआ उनके ये सौतेले भाई हैं। वह टाइटन सहित टाटा की कई कंपनियों में बोर्ड मेंबर, यानी टाइटन जो कंपनी है काफ़ी ज़्यादा आप लोग देखते भी होंगे, टाइटन्स के कई सारे जो वस्तुएं होती हैं वो ब्रांड्स उनमें लिखा हुआ होता है। तो ये टाइटन सहित टाटा की कई कंपनियों में बोर्ड मेंबर हैं। वही टाटा सन्स की जो कमान है वो नटराजन चंद्रशेखरन के हाथों में है, जो 2017 से टाटा सन्स की चेयरमैन रह रहे हैं। जो नोएल टाटा हैं वो सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के 11वें चेयरमैन और रतन टाटा ट्रस्ट के 6वें चेयरमैन के रूप में इनको चुना गया है। तो इस प्रकार से ये दो को देखेंगे, एक तो सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के भी चेयरमैन ये हैं बने हुए हैं और दूसरे सर रतन टाटा ट्रस्ट के भी ये चेयरमैन बने हुए हैं। तो इस प्रकार से 2 जगह के ये चेयरमैन नियुक्त कर दिए गए हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व? यानी बिहार के किस राज्य में, यानी बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व है वो स्थापित किया जा रहा है? तो ए ऑप्शन है कैमूर, बी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, सी ऑप्शन है गया और डी ऑप्शन है भागलपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी बिहार के कैमूर जिले में बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं, कैमूर अप्रूव्ड एज बिहार सेकंड टाइगर रिजर्व, यानी कैमूर में बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में अप्रूव्ड या फिर मान्यता या मंजूरी दे दी गई है। तो केंद्र सरकार ने बिहार राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व को अस्थायी मंजूरी जो है वो दे दी है। यह जो रिजर्व है वो राज्य के कैमूर जिले में स्थापित किया जाएगा, यानी बिहार राज्य के कैमूर जिले में इसको स्थापित किया जाएगा। कैमूर का जो जंगल है वो बिहार में सबसे बड़े जंगल हैं कैमूर के अंतर्गत, जिनका वर्तमान क्षेत्रफल जो है वो 1134 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। पश्चिमी चंपारण स्थित जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वो अब तक बिहार का एकमात्र बाघ टाइगर रिजर्व था, यानी एकमात्र टाइगर रिजर्व था, और इसके बाद जो दूसरा है वो कैमूर का दूसरा टाइगर रिजर्व हो जाएगा, और जो पहला है वो पश्चिम चंपारण में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व था। वर्तमान में यहाँ पर 54 बाघ हैं, यानी जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है तो वर्तमान में यहाँ पर 54 बाघ हैं जो कि 45 की आदर्श सीमा को पार कर रहे हैं। यानी होने कितने चाहिए यहाँ पर जो सीमा है वो 45 बाघों की है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, लेकिन 54 टाइगर रिजर्व वर्तमान में यहाँ पर हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है? यानी जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है इसने क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ इसने सहयोग किया? तो ए ऑप्शन है आईआईटी वाराणसी, बी ऑप्शन है आईआईटी मुंबई, सी ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली और डी ऑप्शन है आईआईटी खड़गपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी आईआईटी दिल्ली के साथ में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने क्लीन एनर्जी के लिए सहयोग किया हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और आईआईटी दिल्ली ये दोनों लोग मिल करके क्लीन एनर्जी के लिए सहयोग किए हुए हैं। डिटेल में अगर हम बात करें तो आईआईटी दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी आईईए ने क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। एमओयू का उद्देश्य जो है वो नीति विश्लेषण, ऊर्जा प्रौद्योगिकी रुझानों पर सूचना आदान प्रदान करना, इन सभी का प्रमुख उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है वो एक पेरिस स्थित स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है, यानी इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का, और इसकी जो स्थापना है वो 1974 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? यानी जो भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान है ये किस देश में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने जा रहा है? तो ये ऑप्शन है दुबई, बी ऑप्शन है हैदराबाद, सी ऑप्शन है ब्राज़ील और डी ऑप्शन है वियतनाम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान जो है वो दुबई में पहला विदेशी परिसर खोलने जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान दुबई में अपना पहला विदेश परिसर खोलेगा जो एक्सपो सिटी के इंडिया पवेलियन में स्थापित होगा। यानी जो वहाँ पर दुबई में जो एक्सपो सिटी है वहाँ का जो इंडिया पवेलियन है वहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा। यह जो नया परिसर है वो यूएई में 3.5 मिलियन मजबूत भारतीय समुदाय को लाभान्वित करेगा। यानी यूएई में जो भारतीय हैं उनकी लगभग जो संख्या है अनुमानित 3.5 मिलियन है और उनको ये काफ़ी ज़्यादा इससे लाभ होने वाला है। यह जो नया परिसर है इसकी शुरुआत होने की जो उम्मीद है वो 2025 है, यानी 2025 से यह नया परिसर चालू हो जाएगा। IIFT भारत में एक प्रसिद्ध स्कूल है, यानी कि जो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान है ये भारत में एक प्रसिद्ध स्कूल है जहां लोग अन्य देशों के साथ व्यापार और व्यापार के बारे में सीखते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, जो एक्सप्लेनेशन है वो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कोई भी सुझाव हो उसके लिए आप कमेंट करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें तथा चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।